कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हम 60% वेट देंगे एक्विटी को और 40% वेट देंगे प्राइवेट क्रेडिट यानी डेट को। और हमारा जो वोलेटिलिटी है इससे वो पूरे पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगा, बिकॉज 40% प्राइवेट क्रेडिट है जहां पे कोई वोलेटिलिटी नहीं होती है, वो लीनियरली ग्रो करता है। और आपका जो इक्विटी पीस है जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसको 60% रखेंगे ताकि वो अपसाइड भी कैप्चर करे, बिकॉज मार्केट्स काफी वीक चल रहे हैं। ऑलमोस्ट नाउ यू कैन से 2 साल हो गए हैं, वैल्यूएशंस हैव कम डाउन एंड मार्केट्स हैव बिकम मच मोर अट्रैक्टिव, तो आपका वो अपसाइड भी ना जाए, दैट वाज द बेस थिंकिंग। बट ये जो दोनों इंजिन है, अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी आपको मिलते हैं। हमने इन दोनों जो म्यूचुअल फंड का जो इंजिन है, दोनों डेट और इक्विटी, वो दोनों स्लो ग्रोथ इंजिन है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप प्राइवेट क्रेडिट फंड लेते हैं अगर म्यूचुअल फंड साइड पर, तो वहां पे वो लोग AAA+ करके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां आपका ग्रॉस रिटर्न 8.5% होता है, जिसके ऊपर वो टैक्स होता है, तो आपका नेट रिटर्न उससे भी लो आता है। ऑन द AI प्लेटफॉर्म जो हम मैनेज करते हैं, हमारा ग्रॉस रिटर्न है 16 से लेके 18%, रफली 18% के आसपास है, बेस्ड ऑन जो करंट हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं रियल एस्टेट एज वेल एज नॉन रियल एस्टेट में। अगर आप उस पे एक्सपेंसेस और टैक्स रिड्यूस भी कर दें, तो आपका नेट रिटर्न जो इन्वेस्टर के हाथ में आता है दैट इज समवेयर बिटवीन 9.5 to 10%, जो कि म्यूचुअल फंड के प्राइवेट क्रेडिट और या म्यूचुअल फंड के डेट पोर्शन के ग्रॉस से भी ज्यादा है। तो यू आर मेकिंग सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न विथ अ क्वार्टरली कूपन पे आउट, यानी एवरी क्वार्टर आपको ये जो पूरा रिटर्न है कूपन के फॉर्म में वापस आ जाएगा। यानी कि आप साल का 10% इस पे एनुअल कूपन कमा रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस। इस पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, बिकॉज ये जो फंड है अल्फाबेट, ये कैटेगरी 3 AI फंड है। यहाँ पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो एट फंड लेवल हम ऑलरेडी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो इन्वेस्टर के हाथ में जो भी आता है नेट अमाउंट, उसके साथ उनको एक TDS सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें उसके टैक्स पेमेंट की सारी डिटेल्स होगी, सो दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग बियॉन्ड दैट। इस फंड का जो शेल्फ लाइफ है वो रफली 4 years का है, बिकॉज हमें लगता है कि ये एक आइडियल टाइम है जहां पे हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके उसका रिटर्न एक ऑप्टिमम लेवल तक जनरेट कर सकते हैं। और प्लस एट द सेम टाइम हमारा प्राइवेट क्रेडिट का लेंडिंग भी जो होता है वो टिपिकली 2 से 2.5 साल का होता है। तो हमने क्या किया है, ये प्रोडक्ट में हम पूरा पैसा एक साथ नहीं ले रहे हैं, हमने इसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है, जहां पे हम 25-25% एवरी क्वार्टर लेंगे। अभी ये फंड का फर्स्ट क्लोज जो हुआ था वो 31 मई को हुआ था। जो फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आए उन्होंने जो भी अमाउंट कमिट किया था उसका 25% ऑलरेडी हमें आ चुका है, हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है। अभी वो फंड साइज ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, बिकॉज हम जून से अभी जुलाई में आ गए हैं। फंड हैज साइज ऑलरेडी डबल्ड, जो इनिशियल साइज था वो डबल हो चुका है। वैसे हम एवरी क्वार्टर इनफ्लोज, एवरी मंथ इनफ्लोज लेते रहेंगे, बट फर्स्ट 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड ट्रांच ऑफ 25% का पेमेंट होगा। सो एवरी क्वार्टर 20-25%, इसलिए क्योंकि मार्केट्स आर वॉलेटाइल। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं जून में व्हेन जबकि ये सारे एस्टिमेट्स थे कि द एंटायर वॉर बिटवीन US एंड ईरान वो पूरा सबसाइड हो चुका है, एंड क्रूड ऑयल प्राइस जो कि $110 के आसपास चल रहा था हैड कम डाउन टू $70। मार्केट्स में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, बट उसके बाद आपने देखा कि अगेन वॉर हैज रीस्टार्टेड, क्रूड ऑयल प्राइस जंप्ड अगेन एंड अगेन इट हैज सॉर्ट ऑफ लोवर्ड अ बिट। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है पूरे के पूरे मार्केट्स में। इस वोलेटिलिटी को टाइड ओवर करने के लिए हमने ये 4 इंस्टॉलमेंट वाला इनफ्लो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को दिया है, ताकि उनके रिटर्न्स थोड़े से इवन आउट हो जाए। तो प्राइवेट क्रेडिट में हमारे रिटर्न सिग्निफिकेंटली हायर है वर्सेस व्हाट अ डेट फंड विल गिव यू। इक्विटी साइड पे आते हैं। इक्विटी साइड पे अगर आप देखेंगे, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सुंदरम ऑल्टरनेट्स का, वो मोर देन 16 years ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा जो फर्स्ट फंड सिसॉप इस कैटेगरी का है दैट गॉट लॉन्च्ड इन 2010, एंड उसके अगर आप लास्ट 16 साल के एवरेज रिटर्न देखेंगे तो इट हैज बीन मोर देन 18% CAGR। एंड ये ना सिर्फ सिसॉप है, सेल्फ, एटलस और वॉयजर, हमारे जितने भी फंड्स हैं सबके रिटर्न 16 to 18% कैगर के बीच में है। तो हमने क्या किया कि जो इक्विटी इंजन है टिपिकली म्यूचुअल फंड बैफ में, वहां पे क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट 70-80 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड मोस्टली लार्ज कैप एंड ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कम हो।
हमने उसको रिप्लेस किया एक फास्ट ग्रोथ इंजन से। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 में जो ग्रोथ आएगी अर्निंग्स में नेक्स्ट 2 से 3 से 4 साल के अंदर, वो 12 से 14% के बीच होगी। पर अगर आप निफ्टी 50 से 1 या 2 लेवल नीचे जाते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, वहां पे आपको काफी सारे सेक्टर्स मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। ये सारे सेक्टर्स का निफ्टी 50 में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। एंड अगर आपको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो कि जीडीपी से ज्यादा पेस पे ग्रो करें, अगर आप सोचते हैं कि नॉमिनल जीडीपी समवेयर बिटवीन 10 से 12% पे ग्रो करे, तो आपको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो कि उस जीडीपी से फास्ट ग्रो करे, यानी 15% प्लस ग्रोथ हो। तब जाके आप निफ्टी 50 की ग्रोथ को बीट कर पाएंगे। तो हमारे पोर्टफोलियो को हमने जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, मैं एक इलस्ट्रेशन के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि हमारा जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो सिर्फ 20% होगा हमारे पोर्टफोलियो में, 80% एलोकेशन होगा मिड एंड स्मॉल कैप में। तो हमने वो जो स्लो ग्रोथ इंजन था इक्विटी का, उसको भी बिकॉज ऑफ हायर वेट ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप एक फास्ट ग्रोथ इंजन में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा चीज जो हम करते हैं, हम 70-80 स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हम टिपिकली 18 से 20 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्रांच आया है इन्वेस्टमेंट का अल्फाबेट, हमने सिर्फ 12 स्टॉक्स खरीदे हैं आज की डेट में। ये 12 स्टॉक्स को धीरे धीरे बढ़ाकर हम 20 स्टॉक्स कर देंगे ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स, जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रांच इन्वेस्टर का आते जाएगा हमारे पास। तो बिकॉज हम एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, हमारे जो कन्विक्शन लेवल्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं। जो हमारी सुंदरम ऑल्टरनेट्स की रिसर्च टीम है, वो एक 5 मेंबर रिसर्च टीम है, 5 एनालिस्ट और हम 2 फंड मैनेजर्स हैं। और जो स्टॉक्स हम बाय करते हैं उसमें बाकी फंड्स के साथ भी हमारा काफी ओवरलैप होता है, जो सिसॉप, सेल्फ एंड एटलस बाकी स्ट्रैटेजीज है। तो जब हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग वो स्ट्रैटेजी वो स्टॉक अक्रॉस स्ट्रैटेजीज बाय करते हैं, ताकि हम उस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक परचेज कर सके और हम उसको कम से कम 3 से 4 साल के लिए होल्ड कर सके। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हमारी जो 5 मेंबर की रिसर्च एनालिस्ट टीम है, वो टीम ऑलमोस्ट 250 से 300 स्टॉक्स कवर करती है, इन एडिशन टू व्हाट दी सुंदरम म्यूचुअल फंड टीम डज। इसके अलावा ये 250-300 स्टॉक के अलावा जो हमें कोई रिसर्च एक्सेस करना है जो हमारे एनालिस्ट नहीं कवर करते, तो हमें सुंदरम म्यूचुअल फंड के 12 एनालिस्ट के रिसर्च टीम का भी एक्सेस है। तो हमारे पास एक वाइड रिसर्च रिसोर्स पूल है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सुंदरम एमएफ ग्रुप, वी आर सब्सिडरी कंपनी ऑफ सुंदरम एमएफ। हम एक इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है इन दैट सेंस। तो हमारा जो रिसर्च बेस है वो भी काफी वाइड है। बट हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग पूरा अक्रॉस द बोर्ड एवरी स्टॉक जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वैसे नहीं करते। हमारा एक फोकस्ड अप्रोच है। हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने हर सेक्टर में कम से कम 4 से 5 साल मिनिमम रिसर्च में स्पेंड किया है, जिसके कारण उनको उस सेक्टर के सारे साइकिल्स का बेटर सेंस है। तो हम क्या करते हैं कि हमने 4 या 5 सेक्टर शॉर्टलिस्ट किए हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है इन सेक्टर्स में। मैं आपको ब्रीफली थीम बताता हूँ, ये चारों पांचों जिसमें हम आज की डेट में इन्वेस्टेड हैं, और क्यों हमारे फंड्स आज की डेट में टीयर 1 या Q1 में आते हैं। अगर आप पीएमएस बाजार की रैंकिंग देखेंगे और जहाँ पे 500 से ज्यादा फंड्स रेट किए जाते हैं, सुंदरम के फंड्स उसमें टॉप 10 में आते हैं कंसिस्टेंटली इन सिंस द लास्ट 1 ईयर। हमारा फर्स्ट बकेट है पावर इक्विपमेंट एंड कैपिटल गुड्स का, जहाँ पे हमारी थीम ये है कि कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी साइड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। बट जितना आप रिन्यूएबल एनर्जी साइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना ज्यादा शॉर्टेज आती है ट्रांसमिशन की, क्योंकि जो सोलर विंड प्लांट्स होते हैं वो जनरली रिमोट एरियाज में लगे हुए होते हैं एंड वहां पे बहुत कैपेसिटी है। चाइना से जो इंपोर्ट होता था कम हुआ, पर डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास भी काफी सारी कैपेसिटी है। बट ये ट्रांसमिशन लिंक है वो एक मिसिंग पीस है। उसके अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास कैपेसिटी है आज की डेट में, वो एक बॉटलनेक बन गया है। तो इस थीम को हमने आइडेंटिफाई किया था 1.5 साल पहले। उसमें जो भी कंपनीज हमने इन्वेस्ट किया, वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो गया है विद इन 1.5 years। तो दैट इज वन ऑफ द एरियाज पावर इक्विपमेंट एंड कैपिटल गुड्स के अंदर जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। सिमिलरली और एक थीम है जो है एआई बेस्ड डेटा सेंटर रिलेटेड। अगर आप यूएस में देखेंगे तो मैक्सिमम डेटा सेंटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड ओवर सिर्फ और सिर्फ यूएस में हो रहा है, बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल है। So, Sandeep, PPT is not moving. Sorry? PPT is not moving. Yeah, no, this is something that I'm explaining about. Now it has. Not it has necessarily it's there on the slides. Oh, I'm just okay. trying to give a sense of which are the sectors where we are invested in.
Yeah, So sorry. it's not part of the PPT. Yeah. So just coming back to it कि पावर में जो AI बेस्ड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट है वो हमारा सेकेंड थीम है विद इन पावर इक्विपमेंट, जहां पे काफी सारी कंपनीज हैं जो ये यूएस बेस्ड डेटा सेंटर कंपनीज को पावर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक होता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट, जहां पे आप चिप्स और उसका इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जहां कंपनीज जैसे कि एनवीडिया, माइक्रॉन, एएसएमएल, ये सारी कंपनीज अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। और दूसरा पार्ट है पावर जनरेशन का, क्योंकि सारे डेटा सेंटर्स काफी पावर इंटेंसिव होते हैं। वहां पे जी वर्नोवा, मित्सुबिशी, हिटाची ऐसे टाइप की कंपनीज है यूएस में जो पावर इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। उनके बैकएंड सप्लायर्स इंडिया में बेस्ड है, एंड ये सप्लायर्स ने अपनी ऑर्डर बुक को काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देखा है लास्ट 2 से 3 साल के अंदर, विच इज द फर्स्ट थीम वेयर वी आर इन्वेस्टेड। तो एक वो थीम हो गया। दूसरा थीम है हमारा फार्मा एंड केमिकल्स में। फार्मा में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज की डेट में न्यूअर मॉलिक्यूल्स में, इनोवेटिव पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स में, जिसका बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग चेन 80% से ज्यादा चाइना में बेस्ड था। बट बिकॉज यूएस में जो एक एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, बायोसिक्योर एक्ट, उसके कारण सारी इनोवेटर कंपनीज चाहती है कि उनका जो बैक एंड सप्लाई चेन है वो चाइना से डाइवर्सिफाई होकर दूसरे कंट्रीज में भी जाए, ताकि उनका रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस एक्ट काफी सारी इंडियन सीडीएमओ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं, जो कि मल्टीपल टाइम्स है जो उनके करंट सेल्स के कंपैरिजन में। तो उसके कारण इंडिया में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। एंड आज की डेट में आप एक साइंटिस्ट की सैलरी देखेंगे इंडिया में, इट्स ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ अ साइंटिस्ट सैलरी इन यूएस और इन यूरोप। तो इट इज मच मच चीपर कि आप इंडिया में अपना R&D बेस रखें और वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारा रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करें, जहां पे हमने काफी सारी कंपनीज आइडेंटिफाई की जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फार्मा इज सेकेंड स्पेस जहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट है। थर्ड स्पेस जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में। व्हेन आई स्पीक अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन, मैं खाली बैंक्स, एनबीएफसीज और लेंडिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। लेंडिंग कंपनीज में हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, स्पेशली जो एनबीएफसी स्पेस है वहां पे अगर आप देख रहे होंगे रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स में, तो काफी अच्छा खासा पिकअप आया है इन टर्म्स ऑफ द लोन ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ, एज वेल एज उनके जो एनपीएस हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं। इसके कारण सारे कंपनीज के आरओईज एक्चुअली काफी बेटर दिख रहे हैं कंपेयर टू वेयर दे वर 2-3 years बैक। सो एनबीएफसी कंपनीज में हमें लगता है काफी री रेटिंग आ रहा है और जो कंटिन्यू करेगा एंड स्पिल ओवर होगा बैंक्स में भी। बट आउटसाइड ऑफ लेंडिंग, फाइनेंशियलाइजेशन में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि आप लोग कर रहे हैं। इंडिया में जो नंबर ऑफ बिलियनर्स की ग्रोथ है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट है इन द वर्ल्ड, और जितना वेल्थ इंडिया की टॉप 1% होल्ड करती है फाइनेंशियल वेल्थ, वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूट करता है। बट अगर आप उसका प्रोफेशनली मैनेज्ड अमाउंट देखेंगे तो खाली 15% ही प्रोफेशनली मैनेज होता है, 85% आज भी सेल्फ मैनेज्ड है। तो जैसे जैसे ये प्रोफेशनली मैनेज्ड वेल्थ इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये कंपनीज की ग्रोथ और भी बढ़ेगी। सिंगल आरएम जो मैनेज करते हैं आज की डेट में अमाउंट, दैट हैज बिकम 4x। समवेयर दिस इंडस्ट्री हैज टू ग्रो एंड एक्सपैंड। आज की डेट में वो नहीं हो रहा है टू द लेवल इट इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो मुझे लगता है ये स्पेस में बहुत ग्रोथ है। सो दैट इज अनदर स्पेस जहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड एक और लगाता है उसके अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। सो जो नॉन लेंडिंग कंपनीज है, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारी स्पेस में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, जहां पे हमारे काफी सारे नए इन्वेस्टमेंट्स है जो कि हम कर रहे हैं। और फोर्थ थीम जो है हमारा वो है कंजम्पशन रिलेटेड। जब मैं कंजम्पशन की बातें करता हूं तो उसमें ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी आती है, उसमें ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी कंपनीज भी आती है, उसमें गोल्ड ज्वेलरी, रिटेल, अपैरल, ये सारे स्पेसेस भी आते हैं। वहां पे हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा कंजम्पशन कंपनीज का फॉर द फर्स्ट 3 to 6 months। बट बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस हमें काफी सारे आइडियाज मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शन होगा। जैसे कि आप आज देख रहे हैं, एचयूएल ने रिपोर्ट किया, उनके वॉल्यूम ग्रोथ थोड़े से वीकर थे। सिंस द लार्जेस्ट कंपनी इन दिस सेक्टर इज रिपोर्टिंग अ वीकनेस इन वॉल्यूम्स, डेफिनेटली सारी कंपनीज के वॉल्यूम्स वीकन होंगे एंड वहां पे काफी सारे आइडियाज ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे। तो आज की डेट में हमारा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो फर्स्ट 3 थीम्स में कॉन्सेंट्रेटेड है,
ग्रेजुअली हमारे फोर्थ थीम में भी ये सारे आइडिया स्पिल ओवर होंगे. सो दैट इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द होल इक्विटी पीस. और ये हमारा व्यू है इक्विटी मार्केट्स पे कि अगर आपको बेस निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स बनाने हैं, जैसे कि 12-14% अर्निंग्स का अगर जो होगा निफ्टी का, उससे ज्यादा अगर रिटर्न्स बनाने हैं एनुअलाइज बेसिस पे, तो मिड एंड स्मॉल कैप इज शुड बी अ लार्जर पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो. एंड जब आप ये दोनों स्ट्रैटेजीज को मर्ज कर देंगे 60-40 रेशियो में. वाई 60-40? बिकॉज कैट 3 फंड है, तो डेफिनेटली 51% से ज्यादा इक्विटीज होना होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम. एंड ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे, बिकॉज हमारा जो डेट पोर्शन है उसका का पूरा रिटर्न इन फॉर्म ऑफ कूपन इन्वेस्टर को चला जाता है. तो ओवर द नेक्स्ट 4 years धीरे धीरे इक्विटी का वेट भी बढ़ता जाएगा. ग्रेजुअली एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर दिस फंड विल बिकम 100% इक्विटी फंड. सो उसके कारण हमारे रिटर्न्स भी थोड़े से और एक्सेंचुएट हो जाएंगे. तो बेस्ड ऑन द करंट एस्टिमेट वी थिंक 60-40 इज द आइडियल रेशियो जिसमें ये इक्विटी डेट होना चाहिए. Another aspect which I want to touch upon is the tax payout. Now, because it is a Cat 3 fund, पूरा का पूरा tax liability fund bear करेगा, इन्वेस्टर के हाथ में जीरो टैक्सेशन होगा. इसमें आपके दोनों एसेट क्लासेस को उनका रिस्पेक्टिव टैक्सेशन रेजिम अप्लाई होगा. जैसे कि इक्विटी है तो आपके पास शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. जो भी रिटर्न्स हम कमा रहे हैं हम उस पर टैक्स पे कर देंगे डायरेक्टली. ऑन द प्राइवेट क्रेडिट साइड एमएमआर इम्प्लाई होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट अप्लाई होता है. उस बेसिस पे वो पीस पे हम भी टैक्स पे करके कूपन पे आउट सीधा इन्वेस्टर को दे देंगे. तो जो कि एक ब्लेंडेड रेट बनेगा, बिकॉज इक्विटी का वेट ज्यादा है, प्लस इक्विटी पूरे 4 साल रन करेगा, प्राइवेट क्रेडिट सिर्फ 2 से 2.5 साल रन करेगा. आपका जो एवरेज टैक्सेशन बैठेगा इस फंड में वो होगा समवेयर बिटवीन 22-25%. हमारा एक ब्रॉड रेंज एस्टिमेट है जो कि हम इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं. दिस इज वेयर दी रिटर्न्स विल लाई. अगर हम ज्यादा अग्रेसिव एक्विटी करते हैं, 60 की जगह 65-70% एक्विटी करते हैं, इट कैन कम क्लोजर टू 20. और अगर हम ज्यादा कंजर्वेटिव जाते हैं, लेट्स से हम 51% इक्विटी रखते हैं, देन इन दैट केस इट कैन इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 27%, 27-28% एज वेल. सो वो सिनारियोस थोड़े से लेस लाइकली है. मोर लाइकली सिनारियो है कि वी विल बी बिटवीन 22-24%. सो अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे विद द रिटर्न्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर of 16-18% in equities and 18% in private credit, तो आपका जो blended taxation बनेगा, that blended taxation, blended return बनेगा, that blended return will be somewhere between 11% to 14% is what the broad range or broad guidance we would like to give to investors is what we aim to achieve. So that is the gist of this entire fund and its nitty-gritties. अगर इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो मैं यहाँ पर पॉज लूंगा एंड आई विल वेट फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. थैंक यू सो मच. थैंक्स संदीप. अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट फ्रॉम माय साइड ओनली. श्योर. संदीप, इसके अंदर हम लोगों ने जो बोला है कि वी विल गिव क्वार्टरली पे आउट्स, राइट? सो ये क्वार्टरली पे आउट्स आफ्टर टैक्सेशन, अगर मैं पूरा जस्ट आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल नंबर से 1 करोड़ मैंने डाला, 1 करोड़ के अंदर व्हाट शुड बी एन आइडिया 1 करोड़ के ऊपर आपका जो भी कॉम्बिनेशन है ऑफ 60-40 if I'm assuming that, yeah. Understood. So let's take an example of 1 crore. That's the ideal number. इसमें से 40% हमारा प्राइवेट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होगा, okay. जिसपे 18% विल बी द ग्रॉस रिटर्न जो जनरेट होगा. ओके, 18% ग्रॉस आएगा, ठीक है. 18% ग्रॉस आएगा, बट पोस्ट एक्सपेंस पोस्ट टैक्सेशन इट विल बी समवेयर बिटवीन 9.5 to 10. अज्यूम करते हैं 10%, यानी कि 4 लाख रुपीस आपको आएगा एवरी ईयर इन फॉर्म ऑफ कूपन. बट हम ये कूपन पे आउट एवरी 4 लाख के आसपास का कूपन आ जाएगा. ओके, तो आपको अज्यूम करना है कि इस फंड का जो डिविडेंड यील्ड है एनुअल वो 4% के करीब है, जो आपको एवरी क्वार्टर 1% पे आउट होगा. तो यू विल गेट 1% पे आउट एवरी क्वार्टर द वे दिस इज कंस्ट्रक्टेड. तो हमारा जो पहला पे आउट है, सिंस हमने 25% ही कलेक्ट किया था, वो ऑलरेडी जा चुका है. 30 जून को हमने फर्स्ट क्वार्टर क्लोज किया था. तो इन जुलाई वी हैव ऑलरेडी पेड आउट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट क्रेडिट पोर्शन, जितना भी इन्वेस्ट हुआ था, बिकॉज इट इज अ स्मॉलर अमाउंट, 25% नाउ. इट वाज स्मॉलर, बट ग्रेजुअली एज द ईयर गोज चारों इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट हो जाएंगे, तब आपको वो प्रॉपर 4% डील दिखेगा. ओके, गॉट इट. ठीक है. सो अब इसके अंदर आपने एक और चीज समथिंग डिफरेंटली व्हाट यू हैड सेड इज
कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 40-60 से, बट इवेंचुअली वी विल मूव टुवर्ड्स फुल इक्विटी। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि जनरली प्राइवेट क्रेडिट का जो टेन्योर होता है वो करीब करीब 3 साल के 2.5 से 3 साल के आसपास होता है। सो शुड आई अज्यूम कि 3 साल के बाद आई विल बी फुल्ली इनटू एक्विटीज, और यू आर गोइंग टू री इन्वेस्ट इनटू डेट सम पोर्शन? तो गुड यू ब्रॉट दैट अप। एक्चुअली इसमें हमारे पास दो सिनारियोज हैं विथ विच वी आर वर्किंग। अभी हमारा फर्स्ट 4 क्वार्टर्स तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने में चला जाएगा बिकॉज हम ग्रेजुअली पैसा ले रहे हैं। लेट्स से राइट। समवेयर आफ्टर 9 मंथ्स हम शुरू करते हैं, ये फंड को पूरा इन्वेस्ट हो जाता है प्राइवेट क्रेडिट पोर्शन जो भी हमने कलेक्ट किया इन्वेस्टर्स से। टिपिकल लाइफ 2 से 2.5 साल के बीच की होती है। तो हम ऑलमोस्ट 3 सवा 3 साल के बीच में जो भी हमने लेंडिंग की है प्राइवेट क्रेडिट साइड पे, वो सारा का सारा प्रिंसिपल हमें वापस आ जाएगा। ओके। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो हम इक्विटी मार्केट्स अगर आज जैसे हैं वैसे ही हुए वो टाइम पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, तो ये हम इसको पूरा 100% इक्विटी फंड बना देंगे और हमारे जो रिटर्न है 3 साल में जो बने हैं उसी को हम रेप्लिकेट करेंगे 4th ईयर में, ताकि इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज हो, और 4th ईयर के बाद पे आउट कर देंगे ग्रेजुअली लिक्विडेट करते हुए, जैसे हम एग्जिस्टिंग फंड्स में कर रहे हैं। सिनारियो 2, इक्विटी मार्केट्स काफी खराब है, सॉरी काफी एक्सपेंसिव है। जैसे कि पोस्ट इलेक्शंस इफ यू कैन सी की पी मल्टीपल जो थे निफ्टी के ऑलमोस्ट 24-25 टाइम्स पे चले गए थे ऑन अ राइट, फॉरवर्ड बेसिस। करेक्ट। अगर हम वैसे सिनारियो में हैं और हमारा जो इक्विटी पीस है जहां हमने टारगेट किया है 16 से 18%, वो ऑलरेडी 20% प्लस क्लॉक कर रहा है, तो उस सिनारियो में हम 1 और साल का पूरा इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हम ब्लू चिप में डाल के, यू कैन से लार्ज कैप में डाल के वोलेटिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर वैल्यूएशन ही एक्सपेंसिव है तो वी फील इन्वेस्टर्स का पैसा विल बी एट रिस्क। इन दैट सिनारियो हम ये पैसे को जल्दी रिटायर करके इन्वेस्टर्स को 3rd ईयर के एंड पे ही पे आउट कर देंगे। ओके। एंड वी विल लॉन्च सीरीज 2 ऑफ दिस फंड, एंड उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप रोल ओवर करके सीरीज 2 में आ जाइए, ताकि ओके। फॉर मी एज अ फंड मैनेजर अगेन मेरे पास एक 4 साल का रनवे मिलता है टू इन्वेस्ट दैट मनी एंड जनरेट सम स्टडी रिटर्न्स, रादर देन यू नो ट्राइंग टू फिट दैट रिटर्न विद इन 1 ईयर, जो कि एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन हो जाएगा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे। तो दोज आर द 2 सिनारियोज वी आर वर्किंग विद। ओके, ग्रेट। अभी इसके अंदर जस्ट टू सिंस द सेकंड सिनेरियो, व्हाट वुड बी ए क्राइटेरिया, यानी व्हाट यू लुक एट द वैल्यूएशन? अगर मुझे इन्वेस्टर को किसी को एक वो देना है कि ऐसा सिनेरियो होगा, यानी आर यू गोइंग टू लुक एट अ पी मल्टीपल, और यू आर looking going to look at multiple factors? What is it that will prompt you to return the money back? तो हम दो फैक्टर्स डेफिनेटली देखेंगे। वन इज द ओवरऑल मल्टीपल्स फॉर द मार्केट, जो कि अगर 25 टाइम्स एक्सीड करता है आज की डेट में जो 17 टाइम्स पर है, बिटवीन 16 and 17, जो कि अगर 25 टाइम्स एक्सीड करता है तो वी विल डेफिनेटली लुक एट रिटर्निंग दिस मनी अर्ली। सेकेंड फैक्टर है हमारा रिटर्न बेसिस पर। लेट्स से हमने जो बेट्स लिए हैं, हमने जो आइडियाज लिए हैं, दे आर नॉट नेसेसरीली पार्ट ऑफ निफ्टी 50, राइट। हमने जो बेट्स लिए दोज आर मेजरली इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। तो हर स्टॉक के पीछे एक थीसिस होता है कि सो एंड सो थीसिस विल प्ले आउट। Let's say there is more investments happening in a particular vertical like defense, or let's say consumer traction in a particular vertical like gold jewelry is expected to pick up because of falling gold prices, जो कि play out होता है तो earnings improve होगी। Whatever that thesis is, once that thesis plays out, अगर हमें लगता है कि वो play out नहीं हुई है तो हम उसको होल्ड करेंगे। बट हमें लगता है थीसिस प्ले आउट हो गई, हमारे रिटर्न्स 18% की जगह 20-22% CAGR के हिसाब से क्लॉक कर रहे हैं, तब हम सोचेंगे कि ये पैसा हम रिटर्न करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, एंड उनको अल्फाबेट 2 में रोल आउट करना चाहिए रादर देन कीपिंग दैट मनी फॉर 1 more year। राइट, हाँ, परफेक्ट। सो इन दिस केस सो मैं मोटा मोटा अगर ओवरऑल 1 करोड़ के ऊपर देखूं तो व्हाट वुड बी अ पोस्ट टैक्स, मोटा मोटा पोस्ट टैक्स रिटर्न्स व्हाट एन इन्वेस्टर कैन टारगेट? तो ब्रॉड रेंज जैसे मैंने बताया कि बिटवीन 11% to 14% का रेंज होगा, डिपेंडिंग कि हमारे इक्विटी के रिटर्न्स कहाँ फॉल करते हैं। बिकॉज प्राइवेट क्रेडिट का रिटर्न तो मोर और लेस 17-18% के आसपास होना चाहिए। दैट डजंट वेरी मच, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन जो आता है वो इक्विटी पीस से आता है। सो इफ इक्विटी मार्केट्स डू वेल, वी कैन क्लॉक 14% ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, इन्वेस्टर के हाथ में जो आएगा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। यस, 14% IRR और कंजर्वेटिव बेसिस पे, बिकॉज आपका
जो 40% है वो वैसे भी आपको 10% तो दे ही रहा है पोस्ट टैक्स। तो इक्विटी का रिटर्न अगर लोअर भी हो जाता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 11% इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। सॉरी मनीष, आपका आवाज स्क्रीन हैंग हो गया एक्चुअली। In the meanwhile, there is a question from Vishakha Kanchandani. If at least you can go ahead in the meanwhile while Manish is trying to get reconnected. I have two questions. Lockdown. Just before you mentioned about the 11 to 14% net return, you said something that if you have 60 to 40, the 20 to 24% is to the investor. If you go down to 51% equity, it will be higher. What was that component that you spoke about? What was that percentage? And second, that was a tax piece I was talking about, Vishakha. अगर हम 51% पे जाते हैं in equities, the tax liability can be higher because private credit पे the taxation is high. So हमारा taxation can go up to 27-28%. Let's say we do more equities, the taxation can come down to 20%, is what I was explaining. Okay, that was the tax section. And secondly, what is the debt in the debt segment, the private credit segment? What is the sectors that you are looking at? In the sense, you could. Great. So, sure, I'll touch upon that. Other than me, जो कि equity portion मैनेज करेगा इस फंड का, पूरे ओवरऑल फंड को मैनेज करेगा, हमारे दो और फंड मैनेजर्स हैं स्क्रीन पे, जैसे कि चंदन कुमार एंड अर्जुन शंकर। ये दोनों हमारे प्राइवेट क्रेडिट फंड्स मैनेज करते हैं। चंदन हमारा स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मिंग क्रेडिट, वो सारे फंड मैनेज करता है। अर्जुन हमारे रियल एस्टेट फंड मैनेज करता है, जिसमें हमने रिसेंटली 5th सीरीज उस फंड का क्लोज किया है। तो ये दो ब्रॉड स्पेसेस है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। आई विल जस्ट शो यू स्लाइड ऑन दैट। यस, तो हम जो है रियल एस्टेट साइड पे टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं सदर्न इंडिया मार्केट में, विच इज चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। एंड वहां पे हम मेजरली जो फाइनेंसिंग करते हैं वो करते हैं एट पोस्ट रेरा स्टेज, वंस द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट 20 to 30% कंप्लीट। एंड वी ऑल्सो एग्जिट द प्रोजेक्ट। एक बार वो 80-90% कंप्लीट हो जाता है, जो बीच की जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग है वो हम करते हैं। एंड हमारा टारगेटेड रिटर्न जो होता है 18 से 20% के बीच होता है इन प्रोजेक्ट्स में। और बिकॉज हम 1.5 to 2x कैश एंड सिक्योरिटी कवर लेते हैं, देर इज नो हिस्ट्री ऑफ अ लैप्स और इवन अ डिले ऑफ पेमेंट इन दिस पर्टिकुलर वर्टिकल। हमारे आप 5 सीरीज देखेंगे फंड के, तो वी हैव पेड आउट फर्स्ट 2 सीरीज एंड थर्ड सीरीज ऑलरेडी पे आउट चल रहा है उसका, हैव सक्सेसफुली मैच्योर्ड, जो कि और कोई फंड आपको इस इंडस्ट्री में कैन नॉट पुट दैट क्लेम फॉरवर्ड कि हमारा ऐसा पे आउट हो चुका है। सेकेंड पीस है हमारा मिड मार्केट एंड कॉर्पोरेट स्पेशल सिचुएशंस। मिड मार्केट में टिपिकली रिटर्न्स आर स्लाइटली ऑन द लोअर साइड बिकॉज दैट इज व्हाट वेयर द गेम इज टुडे। इट इज बिटवीन 13 to 15%। और जो कॉर्पोरेट स्पेशल सिचुएशंस होता है, यहाँ पे हम रिटर्न्स बनाते हैं 18% प्लस के। तो इसके लिए हमने ब्लेंडेड रिटर्न रेंज 13 to 16 का दिया है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास वो ब्लेंडेड रेट आएगा अबाउट 17-18%, विच आई स्पोक अबाउट अर्लियर। सो ये हमारा ब्रॉड पोर्टफोलियो है ऑन दी प्राइवेट क्रेडिट साइड, जो कि ये दोनों फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। You have any further questions, Vishakha? No, that's all. Thank you. Okay, sure. Okay, Manish ji, if you are connected back, maybe you can take up the next question. Hi, I'm so sorry. I had some issues on that net thing. Sandeep, very quickly, एक query आया है, I think which is a genuine thing. I think I know the answer, but I would definitely like you to answer it. That if private credit is giving us 18%, why isn't higher amount invested in private credit and lower in equity? So I know the answer, but I would like you to answer it. Yeah. So firstly, of course, it is a CAT 3 fund. By definition, more than 51% will be equities. But see, main construct इस fund का क्या है? Why would any investor want to invest in this fund? 2 main objectives. One,
आपको पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी कम करना है. यू डोंट वांट योर, आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है. इट्स नॉट जस्ट मी और यू मनीष जी, द एंटायर वर्ल्ड नोज दैट द मार्केट्स आर चीप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस. आप आज के पे पैसा लगाएंगे तो 3 से 4 साल में आपके रिटर्न सुपीरियर बनने वाले हैं. एवरीबडी नोज दैट, इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर. बट प्रॉब्लम इज यू विल हैव टू लिव विद वेरी हाई वोलेटिलिटी. There is war, there is inflation, there is this AI related global churn of trade जहां पैसा इंडिया से निकल के कोरिया में इन्वेस्ट हो जाता है. इन्वेस्टर्स डोंट वांट टू लिव विद दिस वोलेटिलिटी कि पोर्टफोलियो अगले महीने 20% डाउन हो गया है. तो टू रिड्यूस दैट यू विल इन्वेस्ट आइडियली इन दिस फंड जहां पे आपका 40% लॉक हो जाता है प्राइवेट क्रेडिट में. सेकेंड थिंग इज कि बिकॉज इक्विटी का रिटर्न ओवर अ पीरियड सुपीरियर रहेगा, ना कि सिर्फ सुपीरियर, वो एक कंपाउंडिंग रिटर्न होता है. जब आप इक्विटी में 16-17% बनाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जब आपका वो पैसा लेट्स से 100 से 116 हो जाता है, सेकेंड ईयर का रिटर्न वो 116% के ऊपर बनता है. प्राइवेट क्रेडिट में टिपिकली आपका जो रिटर्न बनता है वो पे आउट हो जाता है, वो एक कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं है. आपका जो कैपिटल है वो स्टैग्नेंट रहता है, वो 2.5 ईयर के बाद चर्न होकर आपके पास वापस आ जाता है. तो आपके पास जो रिटर्न बनता है वो ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस इक्विटी में ज्यादा बनता है, प्लस उसमें आपके पास एक अपसाइड है. बिकॉज मार्केट्स आर चीप, इफ वी टेक द राइट बेट्स देन हम इसमें 20% से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं, जो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न इंप्रूव करेगा. प्राइवेट क्रेडिट में ऑल्दो यू आर मेकिंग हाई रिटर्न, देयर इज नो अपसाइड टू इट. कोई बिल्डर या कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको जो कमिटेड इंटरेस्ट है उससे ज्यादा पे आउट नहीं करने वाला है. सो दोज आर द प्रोज एंड कॉन्स. दैट इज हाउ वी हैव मिक्स्ड दिस, एंड ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ideally you would choose this fund over investing in a pure equity or a pure debt fund. Perfect. I think Sandeep, you took it really well. Sandeep, can we have the broad terms of the fund? So, the tenure of the fund and, how you are going to take the money, mota. So, if you can just give a heads up on that, so we can, tell everyone on that So, side. फर्स्ट क्लोज इज ऑलरेडी डन. इस फंड का 31 मई को हो चुका है. फर्स्ट क्लोज के बाद 25% पे आउट था उन इन्वेस्टर्स का आ गया है. एवरी मंथ वी आर डूइंग अ क्लोज. सो इस मंथ Okay. जो भी क्लोज होगा उसका भी हम 25% ही लेंगे इनिशियली. वंस वी हिट 31 अगस्त, उसके बाद Okay. सारे इन्वेस्टर्स को एक इंटीमेशन जाएगा फॉर द नेक्स्ट 25% पेमेंट. तो Okay. आपके जो भी इन्वेस्टर्स लेट्स से सेकंड हाफ ऑफ अगस्त के बाद से आ रहे हैं उनको रेडी रहना पड़ेगा विद 50% ऑफ द फंड. लेट्स से अगर 1 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट उनको 1 सितंबर को करना पड़ेगा या 31 अगस्त को. आई थिंक वो एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे आ रहे हैं, हम आपको बता देंगे. एक लेटर ऑलरेडी उनको 15 दिन पहले चला जाएगा इंटीमेटिंग दिस. एंड वैसे एवरी क्वार्टर वो 25% पॉपुलेट होता जाएगा. सो दैट्स वेयर वी आर इन द स्टेज ऑफ द फंड. मैनेजमेंट एंड फी टर्म्स जो भी है इस फंड के वो मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो. सो दिस इज Yes, हाउ it इट is विल बी clear. स्ट्रक्चर्ड. Perfect. And this is a 4+1+1, right? हाँ. सो in terms of filing PPM, because it is a regulated requirement of SEBI, हमने 4+1+1 का filing किया है. But in all probability, as I mentioned, either we'll run this fund for 4 years or we'll retire it slightly early than 4 years, as in when the money gets churned from private credit. 5th and 6th year Perfect. typically मनीष जी हम नहीं करेंगे, because private credit का lending कम से कम भी 18 महीने से 20 महीने का होता है. तो वो 1 साल में वो पोर्टफोलियो वापस से पॉपुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उस साइड पर. तो इन इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये 4 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा, इज व्हाट आइडियली योर इन्वेस्टर शुड अज्यूम. Perfect. I think most of the queries have been taken care. There are no further queries. And partners, if you have any queries, you may directly unmute yourself and ask, or else we can conclude the session. Sandeepji, one small question. Am I audible? Yeah, please, Dilip, go ahead. Yeah, Sandeepji, you said that the investors will receive 1% every quarter, right? And this is out of the 40% that you guys have invested in debt, right? So this Right. will continue for the next 2.5, 3 years. But what if the entire portfolio gets converted into equity? In that case, how is the investor going to receive his portion? No, once it is equity, then that payout will stop, because that payout is happening from the private credit piece.
So it will run for 3 or maybe slightly into, let's say, early or 4th year, depending on how that portfolio gets populated. That will Okay. continue till the time we have a private credit portion populated into the overall portfolio. एक बार वो पूरा portfolio retire हो गया, then there will be no coupon payout in the 4th year or towards the second half of 4th year. Let me put it that way. Okay. Okay. And let's say after 3 years, if the equity market is not good, so in that case, how is the investor compensated? Because even his income has stopped. No, so we will of course try to rejig the portfolio and hold on to our bets so that the returns are not compromised. There may not be any coupon payment, but at least the overall returns, what the investor is targeting, should not be compromised. I'll give you an example. Current fund which I'm running, one of the funds are maturing is maturing next month, which is called Acorn. This fund was getting matured last year August, and at that point in time, if you recall, the markets were hitting a bottom because of the imposition of 50% tariff by US. So at that point in time, we requested, हमने सारे investors को request किया कि this is not the right time to redeem your fund. We should extend this fund by another year, and we will ensure, because all of our investments where we have done it, they still have legs to run. वो सारी thesis play out नहीं हुई है. So if you stick, you will actually make much more return. अगर आप देखेंगे last 1 year का return, Acorn का, it is actually 42%. It is significantly higher than any other funds that we manage. So because we saw that scenario कि भाई equity markets were down and all the bets that we had taken had not played out fully, we requested the investors to stay invested for 1 more year, and they were compensated by higher return that the fund generated in that 1 year. So that is why I highlighted to Manishji's question also, that at the end of 3rd year, if we feel equity has more legs to run, we'll convert this fund into 100% equity and we'll let it run for another year so that the investor makes a higher return. Got it, sir. Thank you. Perfect, Sandeep. I think all the queries have been answered. The partners, so this is one of its kind strategy. जिन लोगों को AIF के अंदर आना है और they want lesser volatility, थोड़ा सा private credit side पे fully नहीं जाना, I think this fits the bill perfectly. And I strongly believe कि considering Sundaram, very tight on processes, very tight on stock picking, private credit, because we have done a lot of private credit and everything. Sundaram has series of debt issuances or debt investments what they have made, and till now there has been no default at all. So this brings at core the kind of strong processes what they follow, and it has been one of the most bettable fund house. So I think अगर आपके किसी भी investor को, if he is looking at something which is less volatile and is able to provide him a if he's able to if he's targeting a return of say 11 to 14% post tax post expenses, I think this will be one of the best bet to be in, right? So this is it, guys. Thank you so much for joining in, and thank you, Sandeep, for taking us through the product, making it really easy to understand. And I'm pretty hopeful for this product that we should be able to do some mobilization here, right? Sure. Thank you Thank you so much for your support, Manishji, and thank you everyone for joining into the call. And as Manish already highlighted, आपके पास कोई भी follow-up queries है, please shoot it to us, and we'll be more than happy to clarify that. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Bye. Bye.